नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एंडोक्रिनोलॉजी। एंडोक्रिनोलॉजी नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है एंडोक्रिनोलॉजी, जिसमें हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उनके हार्मोन्स को स्टडी करना है। एंडोक्रिनोलॉजी जैसे नाम से जाहिर है, इसकी डेफिनेशन हम ऐसे लिख सकते हैं, इट इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल स्पेशलिटी, इट इज द ब्रांच ऑफ medical specialty which deals with the study of endocrine glands and their hormones, which deals with the study of endocrine glands and their hormones. एंडोक्रिनोलॉजी मेडिकल स्पेशलिटी की वो ब्रांच है जिसमें हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उनके हार्मोन्स का मुताला करते हैं, स्टडी करते हैं। अब सबसे पहले प्लीज अपने माइक म्यूट कर दें, माइक अपनी म्यूट करें। ये कुदसिया रशीद आपको माइक ओपन आ रहा है। इसके बाद देयर आर टू काइंड्स ऑफ एंडोक्राइन, देयर आर टू काइंड्स ऑफ ग्लैंड्स। ग्लैंड्स की दो टाइप्स होती हैं। कुदसिया रशीद आप अपना माइक म्यूट करें प्लीज, आपको आवाज नहीं आ रही मेरी। अपने अपने माइक्स म्यूट कर दें प्लीज। There are two kinds of glands, endocrine glands and exocrine glands। दो टाइप्स होती हैं, एक को कहते हैं एक्सोक्राइन और एक होते हैं एंडोक्राइन। एक होते हैं एक्सोक्राइन और एक होते हैं एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जो अपनी सेक्रीशंस, अपनी रतूबात किसी न किसी डक्ट के जरिए, किसी नाली के जरिए, किसी डक्ट के जरिए। नहीं तो निशा जमील आपको आवाज नहीं आ रही ना बेटा, बाकियों को तो आ रही है, फिर आपका इश्यू होगा। बाकियों को आवाज आ रही है मेरी? यस सर आ रही है। फिर किसी एक इशू है तो फिर वो तो उसका अपने नेट का इशू है ना, अगर सबको नहीं आ रही तो फिर है। एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जो अपनी रतूबात, अपनी सेक्रीशंस किसी डक्ट के जरिए, नाली के जरिए सर्कुलेशन में या ब्लड सर्कुलेशन में ऐड करते हैं, तो उनको कहा जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, इसकी डेफिनेशन हम ऐसे लिखेंगे, exocrine glands are those glands which contribute their secretions into the blood with the help of a duct. Exocrine glands are those glands which contribute their secretion into the blood with the help of a duct. यानी याद रखने वाला पॉइंट ये है कि जिन ग्लैंड्स को अपनी सेक्रीशंस ब्लड सर्कुलेशन में सिस्टम में डालने के लिए एक नाली की जरूरत होती है, एक डक्ट की जरूरत होती है, तो ऐसे ग्लैंड्स को कहा जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। फिर सुन लें, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर दोज ग्लैंड्स which contribute their secretions into the blood circulation with the help of a duct। एक डक्ट के जरिए वो सेक्रेशन जो है वो ऐड करते हैं सिस्टम। इसके मुकाबले में जो दूसरे होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर दोज ग्लैंड्स
which contribute their secretions directly into the system, directly into the blood circulation without any duct, any no duct, जिनको किसी डक्ट की या किसी नाली की जरूरत नहीं होती। अब दो हो गए, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होंगे जिनको अपनी सेक्रेशंस ऐड करने के लिए डक्ट का सहारा लेना पड़ता है, नाली का सहारा लेना पड़ता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स हैं जिनको अपनी सेक्रेशंस ऐड करने के लिए डक्ट की या नाली की जरूरत नहीं होती, बगैर किसी डक्ट के वो अपनी सेक्रेशंस ऐड कर रहे होते हैं। उर्दू में इसलिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कहा जाता है बेनाली वदूद। आपने शायद पढ़ा होगा, उर्दू में से कहते हैं बेनाली, बगैर किसी डक्ट के बगैर किसी नाली के, और इनको कहा जाता है नालीदार वदूद। तो डक्टफुल ग्लैंड्स और डक्टलेस ग्लैंड्स, ये दो, पहले सबसे पहले आपको इन दो ग्लैंड्स की डेफिनेशन आनी चाहिए। अभी तक हमने 3 डेफिनेशंस पढ़ी हैं। एंडोक्रिनोलॉजी is the branch of medical specialty which deals with the study of endocrine system. Endocrine glands are classified into two types: exocrine glands and endocrine glands. Exocrine glands are those glands which contribute their secretions without the help of any duct. Endocrine glands are those glands which contribute their secretions with the help of duct. एक डक्ट के जरिए अपनी सेक्रेशंस को ऐड करते हैं। चौथी डेफिनेशन बताते खुद, व्हाट इज एंडोक्राइन सिस्टम? एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, it is a system of human body, it is a system of human body which deals with the study of एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर हार्मोन्स। जितने हमारी बॉडी के एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं और उनके हार्मोन्स, इनकी स्टडी या इनका मुताला, ये सिस्टम, कौन सा सिस्टम डील कर रहा होता है? एंडोक्राइन सिस्टम डील कर रहा होता है। इसलिए एंडोक्राइन सिस्टम इज अ सिस्टम विच pertains to the study of endocrine glands and their hormones. Endocrine glands और वहां से निकलने वाले हार्मोन्स का मुताला क्या कहलाता है? एंडोक्राइन सिस्टम। अब अगली डेफिनेशन है, व्हाट इज हार्मोन? कि हार्मोन क्या है? हार्मोन, हार्मोन क्या है? हार्मोन इज अ केमिकल मैसेंजर। हार्मोन एक केमिकल मैसेंजर है। हार्मोन इज अ केमिकल मैसेंजर, कीमियाई पैगाम देने वाला। यानी हार्मोन एक कासिद है, एक मैसेंजर है जो एक ऑर्गन का मैसेज दूसरे ऑर्गन तक पहुंचाता है। हार्मोन इज अ केमिकल मैसेंजर which is secreted by one organ and act on the target organs। एक ऑर्गन secrete कर रहा होता है, दूसरे टारगेट ऑर्गन पर ये एक्शन करेगा, तो टारगेट ऑर्गन्स को जाके मैसेज देगा। इसलिए इसको मैंने कहा है कि ये केमिकल मैसेंजर है, कीमियाई पैगाम देने वाला। और फिर वो क्या कर सकता है कि उस टारगेट ऑर्गन्स के फंक्शंस को एक्सिलरेट कर सकता है, इनहेबिट कर सकता है, स्टार्ट कर सकता है, सीज कर सकता है। इस मैसेज के जरिए, यानी इस केमिकल मैसेंजर हार्मोन अपने मैसेज के जरिए एक ऑर्गन से रिलीज हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल, ए से रिलीज हो रहा है, बी पर एक्ट करेगा, तो ये एक ऑर्गन का मैसेज दूसरे ऑर्गन को पहुंचाता है वाया ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को मैसेज देगा। इस मैसेज के जरिए इस ऑर्गन के फंक्शंस को एक्सिलरेट भी कर सकता है, यानी तेज, इनहेबिट भी कर सकता है, यानी कम या रोक सकता है,
सीज भी कर सकता है, बिल्कुल डिक्रीज भी कर सकता है। तो ये तमाम काम हार्मोन्स करते हैं। अभी तक हमने ये 5 डेफिनेशंस पढ़ी। एंडोक्रिनोलॉजी, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन सिस्टम और हार्मोन्स। इन 5 डेफिनेशंस में अगर आपको कोई कंफ्यूजन है आप पूछ सकते हैं, अगर क्लियर है तो भी मुझे बता दें। ये 5 डेफिनेशंस आपको क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। अगर इन 5 डेफिनेशंस में किसी को इश्यू आ रहा है, किसी को प्रॉब्लम आ रहा है, तो यू कैन आस्क प्लीज, नहीं तो फिर मैं आगे चलता हूँ। जी, ये 5 डेफिनेशंस क्लियर है? कोई बंदा रिप्लाई नहीं कर रहा मुझे। अच्छा ठीक है जी, नूर इलाज लिख रही है, यस सर, ठीक हो गया। बाकियों को भी क्लियर है? ठीक है, ठीक है जी। नेक्स्ट, अब बॉडी के अंदर, इंसानी बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स कितने होते हैं? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स इंसानी बॉडी में कितने होते हैं। वैसे 8 ग्लैंड्स हैं। सिस्टमेटिकली देयर आर 7 to 8 एंडोक्राइन ग्लैंड्स। सबसे पहले हमें उनके नाम का पता होना चाहिए। पहला ग्लैंड है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड पहला, जो हमारे ब्रेन में पाया जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन में मास्टर ग्लैंड आ रहा होता है जिसको हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके बाद नीचे आ जाएं तो नेक में थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड, ये हमारी ये बिल्कुल नेक दोनों जानिब एच शक्ल का पाया जाता है, जिसको कहते हैं थायराइड ग्लैंड्स। इसके बाद बिल्कुल इसी के नीचे पैराथायराइड, पिट्यूटरी, थायराइड और उसके बाद पैराथायराइड। उसके बाद आप नीचे आएंगे, ये जो हमारी स्टर्नम होती है, तो यहाँ पर ग्लैंड्स होता है जिसको थाइमस कहते हैं। थाइमस, THYMUS, थाइमस। 4 हो गए, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस। पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड और थाइमस। थाइमस के बाद अब आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं। सबसे पहला मैंने ग्लैंड्स ब्रेन से शुरू किया था, पिट्यूटरी। उसके बाद नेक पे आ जाएंगे तो थायराइड, उसके नीचे पैराथायराइड, यहाँ पर थाइमस। थाइमस के बाद अगर आप आए तो यहाँ पर लेफ्ट साइड पे हमारा पेंक्रियाज होता है, पेंक्रियाज। तो नेक्स्ट ग्लैंड है पेंक्रियाज। पेंक्रियाज जिसको उर्दू में लबलबा भी कहते हैं, पेंक्रियाज। इसके बाद ये पेंक्रियाज हो गया। नीचे आएंगे तो किडनीज हैं दोनों। किडनीज के ऊपर लगा हुआ है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पैंक्रियाज, एड्रीनल, ये हो गए। अब गुर्दों के बाद नेक्स्ट हर जो ग्लैंड्स है उसको गोनेड्स कहते हैं। सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन, ओवरी और टेस्टिकल्स। फीमेल ओवरी और मेल टेस्टिकल्स। यूं 1 2 3 4 5 6, इनको 2 को अगर मिला तो तकरीबन 8 ग्लैंड्स बनते हैं। तो सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए, हाउ मेनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स एग्जिस्ट इन ह्यूमन बॉडी। इंसानी बॉडी में कितने एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाए जाते हैं? तो पिट्यूटरी, थायराइड, जी मैं इस पे आता हूँ बेटा, इस पे आता हूँ। पिट्यूटरी, थायराइड,
पैराथायराइड, थाइमस, पेंक्रियाज, एड्रीनल, ओवरी और टेस्टिकल्स। ये तो एंडोक्राइन सिस्टम की ग्लैंड्स हैं, इनको कहा जाता है एंडोक्राइन सिस्टम के ग्लैंड्स। एंडोक्राइन सिस्टम एक और स्ट्रक्चर होता है जो कि जिसका लिंक होता है एंडोक्राइन सिस्टम के साथ, इसलिए उसको भी हमने यहीं पर भी स्टडी करना है। उसे कहते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। लेकिन बेसिकली हाइपोथैलेमस नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर है, और नर्वस सिस्टम से भी ये लिम्बिक सिस्टम के साथ इस्तेमाल होता है। लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम, ये मैं बता दूं आपको। तो इनके साथ हाइपोथैलेमस को भी स्टडी करना है, क्योंकि हाइपोथैलेमस लिंक कराता है, लिंक करता है लिम्बिक सिस्टम, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को। तो इसलिए इसको भी हम एंडोक्राइन ग्लैंड में शामिल करते हैं, हाइपोथैलेमस। लेकिन बुनियादी तौर पर ये लिम्बिक सिस्टम और नर्वस सिस्टम का ऑर्गन है। इनको हम कहते हैं कि ये एंडोक्राइन सिस्टम में आते हैं। पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पैंक्रियाज, एड्रीनल, ओवरी, टेस्टिकल। हाइपोथैलेमस के और भी बहुत सारे फंक्शन हैं, जिनमें एक फंक्शन ये है कि वो एडवाइस करता है पिट्यूटरी को, और फिर हाइपोथैलेमस की एडवाइस में पिट्यूटरी बाकी ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। ये बात आपने याद रखनी है कि मास्टर ग्लैंड इज कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड, लेकिन पिट्यूटरी के ऊपर भी एक बॉस है, पिट्यूटरी को भी एक चीज कंट्रोल कर रही है, वो है हाइपोथैलेमस। तो पिट्यूटरी जो भी काम करेगा वो हाइपोथैलेमस की निगरानी में करता है, हाइपोथैलेमस की। और फिर बाकी ये ग्लैंड सारे पिट्यूटरी की निगरानी में काम कर रहे हो। इन तमाम को जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो कौन दे रहा होता है? पिट्यूटरी दे रहा। यूं इन तमाम को इंस्ट्रक्शंस, एडवाइस पिट्यूटरी दे रहा होता है। तो ये सबसे पहले आपको नाम याद रहने चाहिए कि हाइपोथैलेमस बेसिकली लिम्बिक सिस्टम, नर्वस सिस्टम का ऑर्गन है, लेकिन चूंकि लिंक इसका एंडोक्राइन सिस्टम के साथ है, इसलिए हम इसको भी एंडोक्राइन ग्लैंड में स्टडी करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड्स, फिर थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पैंक्रियाज, एड्रिनल, ओवरी, टेस्टिकल्स। पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड, जो कि हमारे ब्रेन में फॉल करता है। यहां तक क्लियर हो गई बात? मैं नेक्स्ट फिर हाइपोथैलेमस से स्टार्ट लूं। अगर यहां तक आपको क्लियर हो गया तो मैं नेक्स्ट स्टार्ट लूं प्लीज। ठीक है जी, ठीक हो गया, गुड। हाइपोथैलेमस बेसिकली हमारे ब्रेन में पाया जाता है, नर्वस सिस्टम में, ब्रेन में। इसका नाम है हाइपोथैलेमस। ब्रेन में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं थैलमस। थैलमस, थैलमस, थैलमस ग्रीक जुबान में चैम्बर को कहते हैं, खाने को, चैम्बर, चैम्बर या खाना, चैम्बर को कहते हैं थैलमस। किसी थैलमस के इतना पता होना चाहिए कि ये कहाँ होगा? ब्रेन में, ब्रेन में है। और ब्रेन में एक चैम्बर है जिसको हम कहते हैं थैलमस। थैलमस के नीचे एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम उन्होंने जस्ट ये रख दिया है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, हाइपो का मतलब ये होता है अंडर, और थैलेमस का मतलब होता है चैम्बर। अंडर द चैम्बर, यानी इस चैम्बर के नीचे, इस थैलेमस के नीचे एक स्ट्रक्चर है जिसको नाम दिया गया है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस बेसिकली लिम्बिक सिस्टम में फॉल करता है,
लिम्बिक सिस्टम के साथ इसका अलग होता है। लिम्बिक सिस्टम, हाइपोथैलेमस दो सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है। हाइपोथैलेमस दो सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करता है, एक लिम्बिक सिस्टम को और एक नर्वस सिस्टम को। लिम्बिक सिस्टम कौन सा सिस्टम है? लिम्बिक सिस्टम में आपका मेन, जिसको हम सेंसोरियम कहते हैं, मैंने पीछे मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपको तफसील से पढ़ाया था। सेंसोरियम यानी जिस एरिया में आपके इमोशंस, आपके फियर्स, आपके जज्बात, आपके एहसासात, आपके खदशात, आपके सदमात जिस एरिया में फाल कर रहे होते हैं, जिस सिस्टम में फाल कर रहे होते हैं, ये एक इमेजिनरी सिस्टम है। बेसिकली इमेजिनरी सिस्टम है, लेकिन बॉडी इसी के जेर साया तमाम चीजें ले रही होती हैं। इसलिए तो होम्योपैथिक सिस्टम में माइंड सिम्टम्स को सबसे ज्यादा अहमियत दी गई है, क्योंकि डॉक्टर हनीमैन जो कि फाउंडर ऑफ द होम्योपैथी हैं, उनका भी ये नजरिया था, और अब तो खैर जदीद मेडिकल साइंस का भी यही नजरिया है कि बेसिकली ये जो लिम्बिक सिस्टम में जो चेंजेस आती हैं, उन्हीं चेंजेस को बॉडी उन्हीं चेंजेस से मुतासर हो रही होती है। यानी अगर किसी बंदे को टेंशन है तो उसको शुगर हो सकती है, उसको फालिज हो सकता है, कोई डिप्रेशन में है उसको प्रॉब्लम, उसको स्टोमिक अल्सर हो सकता है, कोई एंजाइटी में है, कोई एंगर में है तो ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो अब मौजूदा रिसर्च ये कहती है कि लिम्बिक सिस्टम के अंदर जो भी इंसान के लिम्बिक सिस्टम में चेंजेस आती हैं, उन्हीं के असरार बॉडी के हर टिश्यू और ऑर्गन पर आती हैं। उनके असरार बॉडी पर कैसे आते हैं, उनको लिंक करा रहा होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस लिम्बिक सिस्टम की चेंजेस को हाइपोथैलेमस प्रिडिक्ट करता है, डिटेक्ट करता है, और फिर हाइपोथैलेमस आगे बॉडी पर उनके असरात को इम्प्लीमेंट कराता है। तो बेसिकली हाइपोथैलेमस लिंक कर रहा है लिम्बिक सिस्टम और नर्वस सिस्टम। और दूसरा इसका काम ये है, हाइपोथैलेमस का एक तो ये काम हो गया, दूसरा इसका फंक्शन होता है कि ये डायरेक्ट हाइपोथैलेमस तमाम ऑर्गन्स, तमाम टिश्यूज, तमाम सेल्स के साथ डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन कर रहा होता है, उनको डायरेक्ट एडवाइस कर रहा होता है। किसके जरिए? न्यूरो के जरिए। न्यूरो ट्रांसमीटर यानी वाया नर्व, नर्व रूट के जरिए, नर्व रूट के जरिए हाइपोथैलेमस बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है। वो न्यूरोट्रांसमीटर हमारी बॉडी के हर टिश्यू और सेल्स के साथ कनेक्ट होते हैं। पहला फंक्शन हाइपोथैलेमस का ये है कि लिम्बिक सिस्टम और नर्वस सिस्टम यानी माइंड और बॉडी को कनेक्ट करता है। चले मैं ऐसे कर, माइंड और बॉडी को आपस में कनेक्ट करा रहा है। दूसरा फंक्शन इसका ये है कि ये तमाम ऑर्गन्स और सेल्स के साथ उनको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस भेज रहा है, डायरेक्ट एडवाइस कर रहा है। इसके जरिए न्यूरोट्रांसमीटर के जरिए, ये बहुत सारे होते हैं, एसिटाइल कोलिन, डोपामिन, बहुत सारे आपने नाम सुने होंगे न्यूरोट्रांसमीटर्स के, जो डायरेक्ट हाइपोथैलेमस रिलीज करके वाया नर्व्स, ये बेटा एक एक चीज याद रखनी है, वाया नर्व्स, वाया नर्व्स, और इन्हीं नर्व्स के जरिए हमारी होम्योपैथिक पोटेंसी एक्ट कर रही होती है। जो हम पेशेंट्स को पोटेंटाइज्ड डोज देते हैं होम्योपैथिक में, वो डायरेक्ट इसी न्यूरोट्रांसमीटर के जरिए, नर्व्स के जरिए बॉडी के ऑर्गन्स और सिस्टम पर एक्ट कर रही होती है। एक इसका हो गया लिम्बिक सिस्टम, नर्वस सिस्टम को कनेक्ट करना। दूसरा ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर। तीसरा फंक्शन इसका होता है, ये तीसरा एंडोक्राइन फंक्शन, जिसकी वजह से आज हम इसको पढ़ रहे हैं, एंडोक्राइन फंक्शन। एंडोक्राइन फंक्शन तीसरा काम इसका ये है कि ये हार्मोन्स, फ्री हार्मोन्स रिलीज करता है, उनको ब्लड में शामिल करता है। यानी एंडोक्राइन के जब भी नाम आएगा तो वाया ब्लड सर्कुलेशन आएगा। वाया ब्लड सर्कुलेशन फिर पिट्यूटरी पर एक्ट करके, पिट्यूटरी ग्लैंड्स पर एक्ट करके
तो पूरी बॉडी के निजाम को भी कंट्रोल कर रहा होता है। देखें कितना इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, कितना इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है हाइपोथैलेमस, जो थैलेमस के नीचे वाक़या होता है, नर्वस सिस्टम का पार्ट है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये फील करता है, चेंजेस को डिटेक्ट करता है जो लिम्बिक सिस्टम में आ रही है। लिम्बिक सिस्टम क्या है? एक इमेजिनरी पोर्शन है सेंसोरियम, जिसमें हमारे तमाम फियर्स, एंजाइटी, डिप्रेशंस, एहसासात, ख्यालात, खदशात वगैरह पाए जाते हैं। और हाइपोथैलेमस लिंक करा रहा है लिम्बिक सिस्टम को और नर्वस सिस्टम को। दूसरा इसका अहम फंक्शन, ये तमाम बॉडी ऑर्गन और स्ट्रक्चर्स को डायरेक्ट कंट्रोल कर रहा है। किसके जरिए? न्यूरोट्रांसमीटर के जरिए। ये भी इसकी पावर है। जरूरी नहीं कि ये एंडोक्राइन के जरिए एक्शन करे, इसके पास ये पावर भी है कि ये अपने न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करके डायरेक्ट ऑर्गन्स और टिश्यूज को मैसेज दे सकता है, कमांड कर सकता है। उन मैसेजेस को कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, वांट टू बी नोटेड। उन मैसेजेस को क्या कहते हैं? और वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होती हैं, वो केमिकल मैसेंजर नहीं होते, वो इलेक्ट्रिकल मैसेंजर्स होते हैं। शाबाश, बड़ी टू द पॉइंट चीजें हैं। इलेक्ट्रिकल मैसेजेस, इलेक्ट्रिकल जो है ना वो पैगाम दे रहा होता है बॉडी के तमाम ऑर्गन्स और टिश्यूज को, जिनको कहा जाता है न्यूरोट्रांसमीटर। नर्व्स के जरिए ट्रांसमिट होना, नाम से जा रहा है न्यूरो, न्यूरॉन्स, नर्व्स, ट्रांसमीटर। बॉडी में किसी एक चीज का दूसरी जगह पहुंचना, जिसको हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, तो मेडिकल साइंस को से ट्रांसमिशन कहते हैं। जैसे बिजली है, बिजली ट्रांसमिशन होती है, या आपका ऑनलाइन चीजें, तो ये ट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर के जरिए। तीसरा अहम फंक्शन ये भी है कि ये एंडोक्राइन सिस्टम के जरिए भी अपनी हुक्मरानी कर रहा है। एंडोक्राइन सिस्टम के जरिए वो किसके जरिए करता है? हार्मोन्स, प्री हार्मोन्स, हार्मोन्स एंड प्री हार्मोन्स। किसके थ्रू? पिट्यूटरी के थ्रू। ये तीन चीजें आज आपने याद रखनी है। हाइपोथैलेमस टोटल, अच्छा हाइपोथैलेमस का टोटल जो वेट है, ये है बड़ा छोटा सा स्ट्रक्चर, 4 ग्राम 4 ग्राम 4 ग्राम इसका टोटल वेट है। 4 ग्राम्स, 4 ग्राम इसका टोटल वेट है। 4 ग्राम्स का ये स्ट्रक्चर। अच्छा, 4 ग्राम्स कितना बनता है? एक डॉक्टर साहब को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जो हमारी छोटी फिंगर है, लिटिल फिंगर, इसका जो नेल होता है, नेल, वो तकरीबन 4 ग्राम्स के बराबर होता है। इतना इतना स्ट्रक्चर, कुदरत ने इसके अंदर पावर्स कितने रख दी है कि पूरे लिम्बिक सिस्टम को जज करके नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्ट कर रहा है। न्यूरोट्रांसमीटर के जरिए पूरी बॉडी पर हुक्मरानी कर रहा है। हार्मोन्स के जरिए तमाम एंडोक्राइन ग्लैंड्स को रेगुलेट कर रहा है, वाया पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ये तमाम फंक्शन समझ आ गए? अगर समझ आ गए तो फिर मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ। अगर यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन है तो बेटा पूछिए प्लीज। अगर यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है, अच्छा क्लियर है, शाबाश, गुड। अच्छा मुझे ये बताएं, वाकई समझ आ रही है या आप जान तो नहीं छुड़ा रही? जान नहीं छुड़ानी, जिस चीज की समझ ना आए पूछ लेना है, क्योंकि अब क्लासेस तो है नहीं। मेरी कोशिश यही है कि हम इसी जोम के जरिए, अच्छा गुड, वेरी गुड, इसी जोम के जरिए जो है वो हम ने ही चलना है। तो अब आप भी इसके साथ यूज टू हो जाए। मैं तो खैर वैसे यूज टू हो चुका हूँ। कोशिश हम करेंगे कि थोड़ा थोड़ा करके हम अपनी चीजों को क्लियर कर दें। अब हाइपोथैलेमस, आखिरी 6-7 मिनट रह गए। हाइपोथैलेमस कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज करता है? पहली बात तो यह है कि इनको हम हार्मोन्स भी कह सकते हैं, ये बात ध्यान में रखना है। इनको हार्मोन्स भी कहा जा सकता है, प्री हार्मोन्स भी कहा जाता है, प्री हार्मोन्स, क्योंकि एक्चुअली हार्मोन्स पिट्यूटरी से स्टार्ट होते हैं, ये उससे पहले स्टेप है। इसलिए मैंने कहा था ना कि इसको मैंने पहले एंडोक्राइन सिस्टम में नहीं लिखा था, क्योंकि ये प्री है, प्री एंडोक्राइन सिस्टम है। इसको प्री हार्मोन भी कहते हैं, फैक्टर्स भी कहा जाता है। फैक्टर, जो चीज, जो इसकी सेक्रीशंस होती है, जो हाइपोथैलेमस की सेक्रीशंस हैं,
हाइपोथैलेमस की सेक्रीशंस, उनके लिए लफ्ज हार्मोन भी यूज किया जा सकता है, बेहतर लफ्ज प्री हार्मोन है, एक और बेहतर लफ्ज फैक्टर भी। यानी हाइपोथैलेमस secreted a hormone like substances which is called pre-hormones or factors। pre-hormones या factors को रिलीज करता है। कौन कौन सी चीजें रिलीज कर रहा है हाइपोथैलेमस? ये हार्मोन याद रखना जरूरी है। पहला हार्मोन है TRH। TRH TRH पहला हार्मोन क्या है? TRH। अब इसका पूरा नाम क्या है? थायरोट्रोपिन। पूरा नाम थायरो, टी से थायरोट्रोपिन, आर से रिलीजिंग, एच से हार्मोन। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग, मैं नोट्स आपको भेज दूंगा, लेकिन कोशिश ये करनी है कि ये जो जोन पे लेक्चर में तो साथ साथ कुछ ना कुछ हिंट्स लिखते रहा करें, क्योंकि कुछ चीजें यहाँ पे एक्स्ट्रा आ जाएंगी, वहां नहीं आएंगी। जैसे भी यहाँ हाथ से लिखेंगे तो आपको बेहतर समझ आएगी। फिर बाकायदा जो नोट्स हैं वो मैं भेज दूंगा। TRH थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। थायराइड ग्लैंड से है, ये जो भी मैंने बताया कि अपनी गर्दन में जो ग्लैंड्स है जिसको हम थायराइड ग्लैंड्स कहते हैं। ट्रोपिन ट्रोफ से है, उसकी नॉरिशमेंट करना, उसकी ग्रोथ करना, उसकी परवरिश करना। ट्रोपिन, ट्रोपिन का लफ्ज ट्रोफ से है, ट्रोफ का मतलब ग्रोथ। रिलीजिंग हार्मोन, तो यहाँ पर एक बात अपने दिल में रखनी है कि हाइपोथैलेमस में लफ्ज रिलीजिंग आएगा, रिलीजिंग। यही TRH हाइपोथैलेमस से जब पिट्यूटरी के पास पहुंचता है, अगली बात भी आपको समझ आनी चाहिए, तो पिट्यूटरी इसके जवाब में, इसके रिस्पांस में अपना हार्मोन रिलीज करेगा। इसको तो हम प्री हार्मोन कह रहे हैं ना। अब थायराइड अपना हार्मोन रिलीज करेगा जिसको हम कहते हैं TSH। वो आगे आएगा, लेकिन ज्यादा आने के लिए आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं कि इसके रिस्पांस में, TRH के रिस्पांस में जो थायराइड ग्लैंड्स है वो क्या रिलीज कर देगा? TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, TSH। लेकिन हाइपोथैलेमस के हार्मोन का नाम क्या है? TRH। अच्छा, दूसरा हार्मोन PRH। PRH, RH तो अब आपको पता है रिलीजिंग हार्मोन। RH तो जहां भी आएगा हाइपोथैलेमस में रिलीजिंग हार्मोन। P से बनता है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। यानी चूंकि ये प्री हार्मोन है। अब अगली स्टोरी आपने खुद अपने आप को बेटर समझा। TRH, TRH ये देखें, हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ TRH, हाइपोथैलेमस से रिलीज होकर इसने इफेक्ट किया पिट्यूटरी पर। पिट्यूटरी इसके जवाब में TSH रिलीज करेगा, और वो TSH कहाँ रिलीज एक्ट कर रहा है? नेक के थायराइड पर। तो यूं एक एक्सिस बन जाता है, इसको कहते हैं एक्सिस। एक्सिस एक लाइन बन जाती है। तो TRH, TSH, T3, T4 ये एक्सिस बनता है हार्मोन। TRH, TSH, T3, T4। TRH कहां से रिलीज हुआ? हाइपोथैलेमस से। TSH कहां पे था? पिट्यूटरी से। और ये थायराइड से। इसको कहते हैं हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी थायराइड एक्सिस। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी थायराइड एक्सिस। उम्मीद है आपको समझ आ गई हो। पहले पहले हार्मोन का मैं एक्सिस बता रहा हूँ, TRH का। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी थायराइड एक्सिस। हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करेगा? TRH। पिट्यूटरी इसके रिस्पांस में क्या देगा? TSH।
थायराइड इसके रिस्पॉन्ड में क्या काम करेगा, T3 T4। अब आपको समझ आएगी, अगर कोई शख्स टेंशन डिप्रेशन परेशानी में है, उसका लिम्बिक सिस्टम मुतासर होगा, लिम्बिक सिस्टम मुतासर होगा तो हाइपोथैलेमस मुतासर होगा, हाइपोथैलेमस मुतासर होगा तो उसका TRH मुतासर होगा, अल्टीमेटली इफेक्ट T3 T4 पर भी आ सकता है। तो जो अभी मैं जितने हार्मोन्स लिखूंगा ना, इनके बेटा एक्सेस आपने याद रखनी है, ये मुस्तकबिल में आपके बहुत काम है। जब आप पेशेंट को डायग्नोज करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि इस हार्मोन में डिफेक्ट कहाँ से आ सकता है। इसको कहते हैं हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी थायराइड एक्सिस। दूसरा जो है, दूसरा है प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। इसका एक्सेस कैसे बनता है, इसका कैसे बनता है, PRH PH प्रोलैक्टिन हार्मोन्स, PRH PH प्रोलैक्टिन हार्मोन्स, और ये एक्ट करता है मेमोरी ग्लैंड्स पर और मिल्क प्रोडक्शन कर रहा है, खवातीन में मिल्क प्रोडक्शन करते हैं। PRH PH और किस एक्ट करेगा, मेमोरी ग्लैंड्स के मिल्क डक्ट पर, और वहां पर किसकी प्रोडक्शन कर रहा है, मिल्क प्रोडक्शन कर रहा है। इसका एक्सेस क्या बनेगा, इसका एक्सेस बनेगा PRH कहां से रिलीज हो रहा है, हाइपोथैलेमस, PH कहां से रिलीज हुआ है, पिट्यूटरी, और ये ब्रेस्ट। ऐसे ऑर्गन्स का एक्सेस बनते हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, ब्रेस्ट या मेमोरी ग्लैंड्स, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, मेमोरी ग्लैंड्स एक्सेस। बात समझ आ रही होगी। यही वजह है कि साइकोलॉजिकली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आज के लेक्चर का, यही वजह है कि जब कोई मदर, नर्सिंग मदर जो बच्चे को दूध पिला रहे हैं, वो सोचती है कि मेरे बच्चे को दूध देने का टाइम आ गया है, तो वो लिम्बिक सिस्टम में चेंजेस आती हैं, लिम्बिक सिस्टम सोचती है। प्लीज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। मेडिकल साइंस कहती है कि वो सोचती है तो उसका दूध रिलीज होना शुरू हो जाता है, लिम्बिक सिस्टम में चेंजेस आती हैं, उन चेंजेस को हाइपोथैलेमस डिटेक्ट करता है, हाइपोथैलेमस PRH रिलीज करेगा, वो पिट्यूटरी डिटेक्ट करेगा, पिट्यूटरी PH प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज करेगा, वो मेमोरी ग्लैंड्स पर एक्ट करेगा, मेमोरी ग्लैंड्स की मिल्क डक्ट पर एक्ट करेगा, और वहां से प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। बाकी हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। 1 मिनट रह गया है, अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकती हैं, लेकिन ये बड़े इंपॉर्टेंट, खैर फिजियोलॉजी का हर एक चैप्टर बेटा इंपॉर्टेंट होगा। अब जरूरी है कि हमने इसको जूम पे पढ़ना है, थोड़ा सा सीरियस। और कैनात मजर आपका माइक ओपन है, डिस्टर्ब कर रही हैं आप, तो उससे सीरियस होके ये थोड़ा सा आपने इन चीजों को पढ़ना है। मेरी कोशिश ये है कि मैं एग्जाम तक आपके सारे टॉपिक्स एक दफा क्लियर कर दूं, क्योंकि अब यही